इसके पूर्व हमने 3 कहानियां देखी हैं। पहली कहानी जो आपके लिए पाठ्यक्रम में रखी थी वो थी शांति। शांति कहानी के पश्चात हमने जो कहानी देखी वो थी मुनगे की फलियां, योगो जोशी जी ने जिसको लिखा था। उसके बाद हमने विष्णु वामन सोरगढ़े जी की कहानी देखी, आघात। फिर आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहानी का शीर्षक है कुत्ते, अर्थात कुत्ते, जो एक गाली जैसा शब्द है। कुत्ते कोई जानवर से संबंधित ये कहानी नहीं है, लेकिन जो बर्ताव लोगों का जानवर जैसा है और उस व्यवहार को लेकर हमारे मन में जो घृणा या गुस्सा या क्रोध आता है, और क्रोध आकर हमारे मुंह से भी अपशब्द या जिसको गाली कहा जाता है वो निकलती है कि कुत्ता साला या कुत्ते, इस तरह से। तो वही उसी को शीर्षक यहाँ पर कहानीकार ने बताया है। तो कहानी का शीर्षक है कुत्ते, जिसको लिखा है बी रघुनाथ जी ने। बी रघुनाथ जी का सामान्य परिचय मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा संभाग से संबंधित ये कहानीकार रहे हैं। और मराठवाड़ा जैसे हमने कहा कि एक संभाग है महाराष्ट्र का, वहां के जीवन चरित्र को या के जनजीवन का यथार्थ चित्रण जो है ये अपने साहित्य में करते रहे हैं। इनकी कई कहानियां संग्रह प्रसिद्ध हैं, जिनमें साखी, फकीराची कामली, छागल, आकाश और काली राधा, ये इनकी कहानियां संग्रह प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों के साथ साथ आप उपन्यासकार भी हैं, जिसमें प्रमुख है बाबू दड़के, उत्पाद, हिरवे गुलाम, अड़गावची चौधरी आदि। इनके उपन्यास भी काफी प्रख्यात हुए हैं, काफी प्रसिद्ध आपको दिखाई देंगे। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को आरंभ करेंगे कि देखिए इसमें जो पात्र आए हैं, ये पूरी कहानी शेख साहब और लैला भी तो पात्र आए हैं। एक है शेख साहब, साहब है मतलब जाहिर बात है कहीं ना कहीं ये नौकरी करते हैं, वो आएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शेख साहब कौन है, क्या है। और एक महिला पात्र है जिसका नाम है लैला भी। केवल इतना याद में रखिए, आगे और भी कुछ नाम इससे जुड़ते जाएंगे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि ये 2 पात्र हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है तो पूरी कहानी घूमती है, चलती है। तो देखिए कहानी आरंभ होती है कि जून का महीना लगभग खत्म होने को था। अब जून खत्म हो रहा है, मतलब ये क्या है कि जैसे बरसात वगैरह आरंभ हो जाती है, वर्षा का आगमन होता है सहसा जून या जुलाई में हम देखते हैं। आसमान में अजीब घालमेल मची थी। बादल ऐसे घिर आते थे कि मानो धरती को चारों ओर से घिरने की जैसे होड़ सी लगी हो। मतलब काफी बादल जो है अब वहां पर छाने लगे थे। हवा इतनी तेज हो जाती कि पुख्ता घरों की नींव भी जो है वो हिलने लगती। ऐसी घनघोर बारिश हो जाती कि कीचड़ से रास्ते ऐसे दलदल में तब्दील हो जाते कि आदमी सिर तक उसमें धंस जाए। मतलब बरसात इतनी भयंकर बरसात होती है, इतनी जोरों की बरसात होती है कि जो रास्ते हैं उस पर भी पूरा कीचड़ ही कीचड़ और दलदल ही दलदल जो है वहां पर फैल जाता है। कभी कभी बारिश ऐसी गुम हो जाती कि सूरज धरती पर आग उगलने लगता। ऐसे में हवा भी गुम हो जाती, मानो तेज धूप से डरकर छिप गई। और ये जो परिस्थितियां होती है जून की, तो उसमें सूर्य की किरणें भी जो है काफी प्रखर मात्रा से गिरती है। कभी बारिश है तो बारिश ही बहुत, बरसात ही बहुत होती है, वर्षा ही होती है। तो कभी कभार मेघ जो है चले जाते हैं और इतनी कड़ाके की जो है धूप, गर्मी, उमस जो है वो धरती पर गिर जाती है। ऐसे मनचले मौसम की दोपहर जानलेवा होती है। ऐसे मनचले मौसम, मौसम को भी अब मन चला कहने लगे हैं कहानीकार। और क्यों ना कहें, आज हम भी देखते हैं कि आज भी जो महीना चल रहा है जनवरी, जनवरी दिसंबर में तो बरसात गिरी है, जनवरी में भी कहीं पर जो है वर्षा हो गई है, जबकि ये महीना वर्षा ऋतु ये नहीं है। लेकिन मौसम भी क्या है, अब मनचला हो गया है। तो ये ऐसे मनचले मौसम की जो दोपहर है काफी परेशानी, कष्टदायक
यह होती है। दरवाजे पर खस की फटी पुरानी टट्टी लगाकर ऑफिस में बैठे शेख साहब के लिए ये दोपहर मुसीबत से कम नहीं लगती थी। और ऑफिस में जो जो खसवा होता है, ठंडी हवा आती है इसमें छन, तो ये पहले पर्दे वगैरह लगाए जाते थे खस के। तो ऐसे खस के पर्दे लगाने के बावजूद भी शेख साहब को ये जो दोपहर है, ये दोपहर हुई है, ये मुसीबत से उनको कम नहीं लगती है। दोपहर ही क्यों, पूरा दिन जैसे जैसे बीतता था, रात तो और भी मुसीबत ज्यादा लगती थी। अरे दोपहर ही क्या, पूरा दिन भर ये जो परेशान रहते थे शेख साहब, मतलब गर्मी है, अरे बहुत गर्मी है, बहुत उमस है ना। और इतना ही नहीं तो दिन भर भी, और फिर रात भी जो है उनको मुसीबत ज्यादा लगती थी। क्यों, क्या, कौन है ये शेख साहब? देखिए इनका परिचय आएगा कि शेख साहब कस्टम विभाग में मध्यम दर्जे के अफसर थे। कस्टम विभाग जहां पर सामान आता जाता है, बाहर से जो सामान आता है उसको कस्टम विभाग कहते हैं। वहां से भी सामान को जो चेक किया जाता है, उसको देखा जांचा परखा जाता है, जांच होती है और फिर छोड़ देते हैं। जिससे कोई बाहर से आता है, विदेश से जो आता है, पहले कस्टम विभाग में बताना पड़ता है कि क्या क्या आपने सामान लाया है, उसकी लिस्ट या फेरिस्त वगैरह या जो भी चीजें, रिसीप्ट वगैरह, पावती वगैरह देनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसी उसी जगह पर कस्टम विभाग में इतना ही केवल कि हवाई जहाज का नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन का जो है कस्टम विभाग है। और उस कस्टम विभाग में मध्यम दर्जे के, तो उच्च पद पर भी नहीं थे और कनिष्ठ भी नहीं थे, एक मध्यम दर्जे के जो है ऑफिसर थे। तनख्वाह कम थी लेकिन हुकूमत ज्यादा थी। ठीक है, अगर आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उतनी आमदनी या उतना पेमेंट, या जैसे उसको वेतन कहते हैं, इसलिए तनख्वाह इतनी नहीं थी, लेकिन हुक्म बहुत था। बहुत सारा इस तरह की अधिकारी हो जाते हैं, अफसर हो जाते हैं, जिनको काफी पावर दी जाती है, तनख्वाह उतनी अधिक नहीं होती है। तो उस तरह के ये जो है अफसर थे। व्यापारी लोगों में उनका भारी रौब था, इसलिए कमाई भी काफी थी, हर चीज उधार मिल जाती थी। उधार का बकाया मांगने की हिम्मत किसी व्यापारी में नहीं थी, उधार चुकाने की दामत भी शेख साहब नहीं थी। और जाहिर बात है जब व्यापारी है तो काफी पहचान थी, पैसा कमाई, जैसा सहसा कहानीकार को कहना है कि ऊपर की कमाई जैसे, या कोई उधार भी चीजें मिल जाती थी। और दुकानदार उनको उधार भी वैसे मांगते नहीं थे, है ना, क्योंकि फिर बाद में अगर सामान उन्होंने नहीं छोड़ा या कोई परेशानी आई, तो इसलिए क्या है, इनको कोई उधारी के पैसे भी नहीं मांगते थे। टेबल पर फाइलों का ढेर, और दोपहर ही की वो मस्त शेख साहब को दोनों में चिढ़ थी। मुंबई या कहीं और से अपने काम के लिए आए व्यापारी के बीजक बुक पर दस्तखत करते हुए शेख साहब बड़बड़ाते जा रहे थे, उफ क्या सुस्त मौसम है, और इसमें आप लोगों की मुसीबत, चैन से अपनी तनख्वाह भी खाने नहीं देते। ढेर सारे जो है मेज पर, टेबल पर कई फाइलें रखी है। बीजक देखते हैं जिसमें माल वगैरह जो है लिखा जाता है, बीजक होता है, सारणी जिसको हम कहते हैं। तो उस सारणी में वो चेक करते हैं, साइन करते हैं, और फिर वो मुसीबत लगता है कि ये दोपहर हो गई है, ये गर्मी हो रही है, या उमस हो रही है, फिर ये लोगों की मुसीबत, है ना। बहुत सारे व्यापारी आके खड़े हैं, छाती पर जैसे कहते हैं उसको, सामने ही खड़े हैं, तो परेशानी जैसे इस तरह का हालात जो है ये शेख साहब के वहां पर हमको दिखाई देते हैं। वैसे साल का कोई भी मौसम शेख साहब को रास नहीं आता। देखिए शेख साहब भी एक अजीब किस्म के आदमी थे, मैं अजीब किस्म का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मौसम इनको जो है अच्छा नहीं लगता था। बारिश में कहेंगे तो बहुत वर्षा है ना, और जो है सर्दी में कहेंगे तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड में भी ऐसे ही करेंगे, गर्मियों में भी यही कहेंगे कि बहुत उमस है, बहुत गर्म है। कड़ाके की ठंड में शेख साहब तबादले पर अकेले ही यहाँ आए थे, और अभी अभी जो है इनका तबादला हुआ था, सादा अक्टूबर में, नवंबर में, जहां पर सर्दी होती है, ठंड होती है, उसी में जो है इनका अभी अभी तबादला हुआ था। भारी भरकम कंबल ओढ़े होने के बावजूद ठंडी हवा से जरा के झोंके से भी वो कांपने लगते और ठंड को कोसने लगते। और ये अकेले ही आए थे, अभी अभी तबादला होकर आए हैं, बदली होकर जो है ये यहाँ पर आए हैं। वहां पर जिस मकाम पर या जिस देहात में, ये कहानी देहात मतलब इतना बड़ा गांव ये सहसा नहीं है, गांव का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये इनका तबादला होकर वो उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर कस्टम अधिकारी बनकर आए थे। ठंड में कंबल वगैरह ओढ़े हैं, फिर भी जैसे ठिठुर रहे हैं ना, ठंड से परेशान है। और ऐसे भयानक जाड़े के इस गांव के लोग कैसे जिंदा रहते हैं, इस पर उनको ताजुब होता था। अरे गांव के लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं, कितनी ठंड है। जैसे शहर का कोई आदमी है, गांव चला जाता है तो उनको कब ठंड लगती है, लेकिन उनको आदत होती है गांव के लोगों को,
उनको ठंड ज्यादा लगती नहीं है, महसूस नहीं होती है। गांव में सिनेमा नहीं, सड़कें बहुत संकरी है या तो उखड़ गई है। इतना ही नहीं, गांव की रचना भी बेढंगी है। शेख साहब को यहाँ की कोई चीज पसंद नहीं, और गांव भी मैंने कहा पहले कि छोटा है, सड़कें भी तंग है, गलियां तंग है, कोई सिनेमा घर वगैरह कुछ नहीं है, मनोरंजन के लिए कोई साधन वहां पर नहीं है। गांव की रचना भी बेढंगी है, कोई भी कैसे भी किधर भी घर लोगों ने बनाया, कभी कुछ खाली है, कोई गिरा हुआ घर है, तो इस तरह का एक बेढंगा सा जो है तो वो गांव था। और शेख साहब को यहाँ की कोई भी चीज जो गांव की पसंद नहीं थी। जाने के बाद धूप काल शेख साहब शेरवानी की जेब में रखे जूता पोछने वाला कपड़ा हिलाकर खुश खुश कर रहे थे। लेकिन और अब जैसे हो गई है, किसका महीना है, धूप काल का महीना आया, जैसे हमने कहा गर्मी का मौसम आया, तो कपड़ा निकाल कर शेख साहब खुश खुश है ना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्म है, जिसे कर रहे थे। माशाल्लाह कैसी धूप है, कितनी धूप जैसे कड़क की। गांव में पानी की भारी किल्लत थी, कभी कभार बेसमौसम बरसात से थोड़ी ठंडक महसूस होती थी, लेकिन भारी बरसात से रिकॉर्ड रूम की छत चूने लगी थी। इस पर शेख साहब भड़क उठते थे और कहते थे पीडब्ल्यूडी के काम ऐसे ही होते हैं, सरकारी पैसे की लूट है ये, इससे तो हवाई महल की कुत्ता बनेंगे। शेख साहब पूछते हैं, देखिए कभी कभी बारिश बेमौसमी हो जाती थी, और वो जो पुराना काम है रेलवे स्टेशन का, आप अगर देखते हैं पुराने जितने भी रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिटिश काल के ये रेलवे स्टेशन है, काफी पुराने हो गए, मरम्मत को आए हैं, इसमें से चूना वगैरह गिरा हुआ है, पानी टपकता है, उससे रिकॉर्ड रूम जो जहाँ पर कागजात रखे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। फिर ये कोसते हैं सरकारी पैसा है, लोग लूटते हैं, नहीं ये पीडब्ल्यूडी के काम ही ऐसे हैं, ये तो ऑफिस होता है, दफ्तर होता है जो शासनों के दफ्तर कार्यालयों के ये बनाता है। शेख साहब के इस वाक्य पर जब कोई हंसता है, तब शेख साहब की मुद्रा कुछ इस तरह बनती है कि मानो विश्व के निर्माण में कोई बड़ी भारी भूल हुई हो, और वह केवल शेख साहब ने ही खोज निकाली हो। शेख साहब हरदम परेशान रहते थे। हाँ, सुराही का ठंडा पानी पीकर जब ये पान चबाया करते थे, उतने ही समय में उनके चेहरे पर सुकून सा दिखाई देता। और इतनी गर्मी में जैसे वो सुराही का ठंडा पानी जब पीते थे, और पानी पीकर थोड़ा सा पान वगैरह खाने की आदत थी, जब वो पान खाते थे तो उसे जैसे उनके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सा चैन, अमन, या जैसे सुख हम जैसे कहेंगे, तो वो सुख का जो आभा है, आभास है, उनके चेहरे पर दिखाई देता था। ऐसे माहौल में भी जिसे कोई शिकायत नहीं, ऐसे एक शख्स थी लैला भी। और इतना माहौल खराब है, कभी बरसात होती है तो कभी इतनी ज्यादा गर्मी है, लेकिन इसी इसी माहौल में एक औरत है, एक लड़की है, औरत जैसे कहेंगे, एक शख्स जैसे कहा गया है, तो जैसे थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि वो स्त्री है, एक स्त्री वहां पर है जिसका नाम है लैला बी। जिसे मैंने कहानी के आरंभ में कहा कि एक स्त्री है जिसको कोई शिकायत नहीं है मौसम से, वो है लैला बी। 12 रुपए तनख्वाह पाने वाली कस्टम विभाग की यह एक मुलाजिम थी, जैसे नौकर हम जिसे कहते हैं। तनख्वाह भी बहुत कम थी, 12 रुपए तनख्वाह है, और वो कस्टम विभाग में ही एक नौकर के रूप में जैसे काम करती है। 2 जाने वाली और 2 आने वाली गाड़ियों की स्त्री यात्रियों के सामान की जांच करने का काम उसे सौंपा गया था। और जो छोटा ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था, इसलिए ज्यादा रेलगाड़ियां भी वहां से दौड़ती नहीं थी, केवल 2 जाने वाली और 2 आने वाली रेलगाड़ियों के स्त्री यात्राओं, जो स्त्री जो होती है, उनके सामान को, यात्रियों के सामान को चेक करने की ड्यूटी, जैसा हम कहेंगे, या उनके लिए यह काम सौंपा गया था। टांगे वाले स्त्री यात्रियों को लेकर उसके पास आया करते थे, और वहां से जल्द निजात मिले, इसलिए अजीजी के लहजे में लैला बी को मस्का लगाते। और हर एक आदमी को लालच होता है, आशा होती है, तो वहां के जो टांगे वाले थे, इक्के वाले, टांगे वाले, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको इक्का कहते हैं या टांगा कहते हैं, तो ये भी क्या करते थे, ये लैला बी के पास आते थे, उसको मस्का लगाते थे ताकि वो जल्दी से इन सवारियों को छोड़े और उनके लिए सवारी मिल जाए, उनके लिए भी कुछ काम धंधा हो जाए, है ना, उनको सवारी मिले, उनको किराया मिले, इसलिए वो भी लैला बी को मस्का मारते थे। और लैला बी को मस्का जरा, लैला बी जरा इधर भी मेहरबानी, तो थोड़ा हमारी ओर भी देखो ना जरा, तो वो बहुत देर तक अगर वो हो गया तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, तो हमारे वो ग्राहक है जैसे, तो वो भी जरा हमारे पास भी मेहरबानी कीजिए लैला जी, है ना, तो उतना ही वो खुश हो जाती, क्योंकि प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है।
है ना। कोई जब हमारी प्रशंसा करता है, भले ही झूठी करा, लेकिन जब कोई प्रशंसा करता है, मस्का लगाता है, मस्का लगा, जिससे ये उसी शब्द उसी अर्थ में ये प्रयोग हुआ, तो उसको भी ये बहुत अच्छा लगता। सामान जांचने के बाद लैला भी अपने खास अंदाज में कहा करती, चलो चलो आगे बढ़ो, ठीक है। वो भी अपने अंदाज में बात करती है लैला भी, चलो चलो आगे बढ़ते रहो। बद से बदतर माहौल में भी लैला भी को कोई परेशानी नहीं थी। दोपहर की भारी उमस में भी वो चैन से सो सकती थी। भारी बरसात में अपने क्वार्टर के संकरे बरामदे में खंबे से लटक कर वो खड़ी रहती थी और शीतल जलधारा में नहाते, पंख फड़ाते फड़फड़ाते पंछी की तरह वो भी बरसात का लुत्फ उठाया करती थी। प्रणयातुर प्रेमी के चुंबनों की भांति बरसाती बूंदों के स्पर्श को उसका अंग अंग पुलकित होता। और ये से इसको मैंने कहा कि कोई शिकायत नहीं थी। एक छोटे से क्वार्टर, जो सरकारी आवास होते हैं, इसको क्वार्टर कहा जाता है, तो सरकारी आवास में ये रहती थी। आवास बहुत छोटा था, संकरा था, है ना। और बरामदे में खड़े होकर बरसात जब होती थी, ये भीग जाती थी बरसात में, और उसका भी एक अपना एक आनंद लेती थी। अपने जैसे कोई पंछी जो है अपने पर फड़फड़ाता है, उस तरह से वो भी अपने दोनों हाथ जो है वो फड़फड़ाती हुई मतलब मजा लेती है। वर्षा जब गिरती है तो वो जैसे लुत्फ उठाती है। ड्यूटी के समय आसमान में घुमड़ते बादलों के निहारते हुए वो इतनी खो जाती थी कि हवा से आंचल कब उड़ गया उसे भी पता नहीं चलता। जोर की हवा है, बस वो खो जाती थी इस प्रकृति में। एक जैसे आसमान आया है, मेघ घिर गया है, हवा जोरों की चल रही है, उसका आंचल, उसका दुपट्टा कब गिर जाता उसको भी जैसे इसका पता नहीं चलता। खाकी वर्दी वाले साथियों की चुपती नजरें जब उसके छींटेदार चोली के उभरे हुए हिस्से पर गड़ने लगती, तब उसे होश आता और अपना आंचल को संवारा करती थी। क्योंकि दुनिया, जैसे मैंने कहा कि सभी की नजर जो है अच्छी नहीं होती है, आज भी हमको ये देखने मिलता है। तो कई जो गलत नजरें हैं लोगों की, जब उसकी छाती की ओर या उसकी ओर पड़ जाती, तब उसे ख्याल आता, अरे मेरा आंचल गिर गया है, तब वो जो है अपने आंचल को संभालती है। देखिए कहानी का नाम कुत्ते हैं। अब थोड़ा सा आपको इसमें संकेत मिलना चाहिए कि कुछ इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो कुत्ते जैसी हरकतें करते हैं, जिनकी आदतें इस जानवर जैसी है। अब कैसी हरकतें क्या है ये आपको और भी आगे हम बताएंगे, लेकिन इतना खुलकर नहीं बताएंगे, हम संकेत देंगे, आपको संकेत को पकड़ना है, समझना है? लेकिन इतनी बात याद में रखिए कि जब वो इस तरह से उसका आंचल गिरा है तो लोगों की नजरें, चुभती हुई नजरें, जो अश्लील नजरें उसकी ओर जब जैसी देखती है, वो अपने आंचल को जो है वो संवारती है। अपने साथियों की लोलुप नजरों और चापलूसी भरी हंसी को वो भली भांति समझा करती थी, इसलिए मन ही मन बुझ जाती थी। ठीक है। और वो जानती है, वो हर स्त्री, कोई भी स्त्री जो है वो बिल्कुल पता नहीं कैसे, ये निसर्ग की बात है, प्रकृति की बात है कि वो समझ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति किस नजर से देख रहा है। एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो समझ जाता है, समझ जाती है कि किस नजर से वो देख रहा है। और लैला भी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, वो एक स्त्री है, और वो जानती है कि उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो लोलुप लालच भरी नजरें हैं या चापलूसी भरी हंसी है ना, आगे आगे करने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल समझती है और मन ही मन बुदबुदाती है। कुत्ते हैं सारे, मन ही मन बुदबुदाती है। कैसे लोग ये कुत्ते हैं सारे, है ना, कुत्ते हैं वो, इस तरह से वो बुदबुदाई। कादर, देखिए हो गया। अब देखिए और नाम आए हैं जिसको आपको नोट करना है, लिखना है कि कादर हमाम आदि को इस इंसानों में शुमार नहीं करती थी। अपने आसपास की हर चीज को और देखने की उनकी और लैलाबी की दृष्टि में कितना अंतर था। और वो कादर और हमाम को नाम है जो, इनको कभी भी वो अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत गंदी नीयत के ना, गंदी नजर के ये लोग हैं। आंचल में लिपटी और आभूषणों से सजी कोई मारवाड़ी स्त्री अथवा कोई और सुंदर स्त्री उन्हें जब ऑफिस में नजर आती तो उसकी ओर इस तरह से देखते हैं कि अगर आसपास कोई दूसरे लोग न हो तो वे उन्हें अपने बाहों में भर ले। लेकिन लीला भी जब ऐसी स्त्रियों को देखती, मन ही मन सोचती है कितनी भाग्यशालिनी है ये औरतें, अपने साथियों की वासना भरी नजरों से उन्हें बचाने के लिए कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, जैसे सामान्य जो है वो प्रश्न पूछकर जो है जल्दी से उसको रवाना
कोई बड़े घर की या सुंदर कोई स्त्री यात्री आ जाती है, देखती है कि लोग फादर है, इमाम है और भी लोग हैं जो इनको जो है गंदी नजर देखते हैं, तो लैला भी इतनी चालाक है, इतनी होशियार है कि उस इतना ही पूछती कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या है, ठीक है जाओ जल्दी से, मतलब वो वहां पर उनको वो रुकने नहीं देती है। लैला भी किस धर्म और संस्कृति की थी तय कर पाना आसान नहीं था। और देखिए ये भी एक खास बात है, ये लैला भी का परिचय चल रहा है, ये लैला भी किस प्रकार की जो है वो स्त्री है। अब उसके रहन सहन से ये तय कर पाना मुश्किल था कि वो किस धर्म की है। बहुत परेशानियां हो जाती हैं, जैसे लिबास वगैरह होता है, व्यक्ति की भाषा होती है, उस पर से यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है, यह किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का ये व्यक्ति है। लेकिन रहन सहन से लैला बी को यह तय करना लैला बी के प्रति कि किस धर्म की है, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम संस्कृति के आचार विचार के संस्कार उसमें दिखाई देते थे। ये बात पता है कि उसमें थोड़े से संस्कार जो है वो थोड़े से उर्दू जैसे होते हैं, या उसकी बात में उर्दू के कुछ शब्द आते होंगे, या उसका रहन सहन आचार विचार को इस्लाम या मुस्लिम संस्कृति के दिखाई देते थे। वो उर्दू भी सलीके से बोलती थी, लेकिन हर कोई उसे कटा कटा रहता, मानो वो धर्मभ्रष्ट और बहिष्कृत हो, लेकिन हर कोई जो है उससे दूर रहता है, मानो कोई वो उसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहिष्कृत हो या धर्मभ्रष्ट हो, जैसे धर्म से निकाला गया हो। लेकिन ऐसे उसके रहन से, उसके विचारों से, उसकी संस्कृति से ये तो लगता है कि वो मुस्लिम है। धर्म और संस्कृति का आडंबर उसके पास नहीं था, लेकिन ये धर्म और संस्कृति और उसी को लेकर चलना, ये उसके 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 मन में या उसकी इच्छा ऐसी बिल्कुल कतई भी नहीं थी। हिंदू त्योहारों में लज्जतदार पकवानों से तृप्त और नए नए वस्त्रों से सजे सवरे स्त्री पुरुष की ओर वो बड़े कौतूहल से देखा करती थी। रमजान, बकरीद और ईद की सभी रस्में वो निभाती थी। इतना नहीं, जैसे हिंदू त्योहार है वहां पर भी जाना आना, लोगों को देखना, या फिर जो है जब ईद आती थी, बकरीद हो, रमजान हो, जो भी ईद आती थी, कपड़े वगैरह नए पहनना। क्रिसमस को गांव में किसी ईसाई परिवार के घर जाकर रहने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं। जैसे कोई क्रिसमस आ जाता है, क्रिसमस का दिन आ जाता है, यीशु क्रिस्त का दिन जन्म हुआ, वो मनाते हैं ईसाई लोग, तो वो भी ईसाई के घर में भी जाकर रहना उसको पसंद था। मतलब हर हर धर्म को ये मानने वाली स्त्री, मतलब किसी धर्म को बुरा न कहने वाली ये स्त्री थी, और हर धर्म में के त्योहारों में, उत्साहों में जो है ये सम्मिलित होती थी। चमचमाती मुलायम साड़ी पहनकर गांव के उर्स की भीड़ में घुमा करती थी और रात में रंगीन सपने में खो जाती थी। और गांव में जो उर्स होता है, उर्स ये उर्दू शब्द है, विशेषकर मराठवाड़ा संभाग का, अंचल का, और दखनी जिसको हम कहते हैं, ये दखनी शब्द है उर्स। उर्स यानी एक त्योहार होता है, यात्रा या जत्रा जिसको हम कहते हैं। यात्रा हम कहेंगे कि जैसे कोई मंदिरों की इसकी यात्रा होती है, वैसे दरगाहों का उर्स होता है। 2-3 दिन का त्योहार होता है, मेला लगता है। हाँ, मेला इसके लिए शब्द सही है। तो मेला जैसे भरता है, वैसे उर्स जो है किसी न किसी दरगाह का भरता है। संभवतः ये कहानीकार परभनी जिले से संबंधित होने के कारण वहां पर एक दरगाह है, वहां का बहुत बड़ा उर्स भरता है, उसी का उल्लेख जो है शायद यहाँ पर किया गया है। तो वो उसमें भी घुमा करती थी और रात के रंगीन सपने में खो जाती थी। मतलब रात में भी घूमना फिरना, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। देखिए अब तक हमने जो लैला बी का परिचय देखा है, इसमें उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं आया है, केवल धर्म का जिक्र आया है, क्या काम करती है इसका जिक्र आया, कितनी तनख्वाह है ये भी मालूम है, क्वार्टर्स में रहती है। सहसा अभी तक परिवार का कोई जिक्र नहीं है, और कहानी जैसे अंत तक जाती है, अंत तक भी आपको परिवार का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। अर्थात ये मानकर चल ले कि लैला भी जो है वह अकेली रहती है, अकेली ही यहाँ पर है। माँ बाप पिता माता का कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई भाई वगैरह या पति का कोई उल्लेख नहीं है। सहसा ये एक अविवाहित एक स्त्री है। उसके घर से सटकर अन्य सहकर्मियों के क्वार्टर थे। क्वार्टर संकरे छोटे दबके वैसे थे, लेकिन पारिवारिक सुखों से भरपूर, बच्चों की किलकारियां, गृहिणी के कंगन की सुमधुर ध्वनियों से वो उत्पन्न थे। क्वार्टर्स बहुत छोटे छोटे थे, बहुत नजदीक नजदीक थे, और भी जो साथी थे उनके, बच्चों की चहल पहल आवाज,
जैसे कंगन वगैरह की आवाज, चूड़ियों की आवाज, ये सब जो है उसके मन पे प्रभावित करते थे और बस वो अपने आप में ही खुश जैसे वो रहती थी। अभी देखिए जैसे वो भी कामना करती है कि उसका भी एक परिवार हो। जब ये परिवार के लोगों को देखती है कि वो बच्चे को खिला रही है, ये कर रही है, तो इसके भी मन में शायद आता है कि इसका भी विवाह हो, इसको भी पति है, पति हो मतलब इसकी भी, इसका विवाह हो, शादी हो, एक अच्छा सा पति उसको मिले, वह भी इसकी सेवा करे, वो भी इसको जो है कुछ देखे, आभूषण वगैरह पहनाए, मतलब पारिवारिक जो हम कहते हैं कि पारिवारिक सपने जो है ये लैला बीबी देखा करती थी। रात की न्यूनता में जब पड़ोसी पति पत्नी की जब भी आवाज में काना फसाई होती है तो लैला बी को काफी जैसे वो परेशान हो जाती है और अपने बदनसीब पर जो है काफी जिसे कहेंगे कि वो सोचती है कि काश जैसे मेरा भी विवाह हो जाता। फिर वो अपने आप को ही सांत्वना देती है और जैसे दिल हमको हारना नहीं है, दिल को मजबूत कर लेती है और फिर जो है ये सपनों में वापस हो जाती है। उसका काल्पनिक मजनू ही नहीं, उसके इर्द गिर्द लोग भी उसे अच्छी नजर से देखते नहीं थे और वो कल्पना करती थी उसका काल्पनिक मजनू होगा, प्रियकर होगा, प्रियतम मजनू, है ना, जिस तरह से कल्पना कल्पना में ही ये सोचती है। लेकिन उसका काल्पनिक मजनू ही नहीं है, कोई मजनू उसके लिए नहीं बना है, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे, वह अत्यधिक क्रूर थी। देखिए उसका कारण क्या था, अब हमारे लिए समझ में आ जा रहा है कि वह जो लैला भी है वो दिखने में कुरूप थी। कुरूप यानी इसके पहले भी हमने इस शब्द को देखा है, पहली कहानी जो शांति में हमने देखा है, मतलब जो सुंदर नहीं होता, जो दिखने में सुंदर नहीं होता उसको कुरूप कहा जाता है। रूप स्वरूप कुरूप, इस तरह से। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बेकार दिखती है या मैं किसी की बुराई में मैं नहीं लगा हूं, लेकिन कुरूप स्त्री के जैसे दिखने में वो सुंदर नहीं है, कुरूप है। कुरूप में कई प्रकार हो सकती है, काली होगी, काली होगी, जो भी चीजें हैं वो हो सकती है, लेकिन लैला भी जो है दिखने में वह सुंदर कतई भी नहीं थी, बल्कि वो कुरूप थी। उसकी एक आंख सदा के लिए बंद हो गई थी। देखिए कुरूपता में ये एक और भी एक जैसे बिंदु आ जाता है, उसकी इसको एक आंख ही नहीं थी, हमेशा के लिए बंद थी, एक ही आंख उसको थी। और क्या है, संगी साथी की अथक अथक प्रतीक्षा में दूसरी आंख का भी बुरा हाल था, जैसे दूसरी आंख से भी इतना अधिक दिखाई उसको नहीं देता था। सुंदर स्त्रियों के निर्माता परमात्मा जब लैलाबी को गढ़ रहा था तब उसके रंगों का कटोरा उदा पड़ गया था। तो लैलाबी को गढ़ रहा था, उसके सामने अंधेरा छा रहा था, पता नहीं तो उसका रंग भी जो है कहानीकार ने इस तरह से लिखा जबकि नहीं लिखना चाहिए। तो खैर अब वो अपनी अपनी बात होती है कि जैसे जब रूप बांट रहा था ईश्वर तो तुम कहाँ थे, या कटोरा उदा गिर गया था, या रात हो गई थी, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि लैला बी का रंग भी जो है वो काफी सांवला भी नहीं कहेंगे, काला जो है उसका रंग था। किसी खंडर में लावारिस पड़े जवाहर की भांति उसकी क्रूप जवानी वस्त्राभूषण जैसे बाह्य प्रसाधनों के बावजूद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही थी। क्या है कि ये कुरूप जो स्त्री है, लैला बी है, ये कई आभूषण पहनती है, कई प्रकार की साड़ियां या वस्त्र पहनती है ताकि ये सुंदर दिखाई दे, लेकिन बाह्य इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, आभूषण पहनने के बाद भी, या इस तरह के वस्त्र पहनने के बाद भी वो जो है लोगों को आकर्षित करने में नाकामयाब रहती है, या लोग उसकी ओर यहाँ पर नहीं देखते। अब और इस लैला बी के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई है उसका वर्णन है, यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, अगली कहानी अगले पीरियड में हम लेंगे, इसी ये जो आधी कहानी बची है। लेकिन इतने याद में रखिए कि यहाँ पर दो पात्र आए। पहले हमने शेख साहब की बात की जो इसी स्टेशन पर कस्टम के मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं अफसर, और उसी कस्टम विभाग में एक नौकरानी की भूमिका में या नौकरानी के पद पर यहाँ पर लैला भी है, जिसकी एक आंख नहीं है, दिखने में काली है, कुरूप है, जो सुंदर नहीं है।
वो काफी कोशिश करती है, वो काल्पनिक मजनू की कल्पना करती है, मजनू का अपने पति जैसे चाहिए या होगा, इस तरह से कई कल्पनाएं करती है, परिवार होगा लेकिन होता नहीं है। लेकिन वो बहुत गुरु जो है वो स्त्री है। और अब आगे उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसका विस्तृत वर्णन आगे आएगा। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं, अगली कहानी अगले पीरियड में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।